एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं BHDC 106 यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र को। सो फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वह पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं। अगर आप भी आने वाले इग्नू के जून या दिसंबर 2026 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपके लिए आज का ये सेशन गेम चेंजर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लेते हैं, जिससे हमें एग्ज़ाम में होने वाले पैटर्न्स का पता चल जाएगा। लाइक कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है, ये सभी का आइडिया हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू लग जाएगा। उसके बाद हमें सेशन को पढ़ने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके लिए मैंने काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किया है दिसंबर 2025 का। आप देख सकते हैं ये भारतीय काव्य शास्त्र का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2025 का, जिसके अंतर्गत हमें टोटल समय मिलते हैं 3 घंटे। यानी कि टोटल समय कितने मिले हमें 3 घंटे, और अधिकतम अंक है 100, यानी कि हमें फुल मार्क्स 100 मिलते हैं। तो इस सब्जेक्ट कोड में हमें टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और जितने भी प्रश्न होते हैं उनके जो अंक हैं वह समान यानी कि इक्वल होते हैं। और फुल मार्क्स होता है पर क्वेश्चन 20, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और आपको सॉल्व करने हैं 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन भी काफ़ी इजी लिया गया है और 20 नंबर पर आधारित है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें प्रश्नों की टोटल संख्या 10 है, यानी कि आपको टोटल कितने प्रश्न दिए हुए हैं, 10 प्रश्न दिए हुए हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है संक्षिप्त टिप्पणियों वाले हैं, यानी कि आपको जो है इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको 2 वही सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको परफेक्टली आता हो। यानी कि आपको इसमें पर क्वेश्चन 10 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन की हो गए 20 मार्क्स। तो चलिए अब अपने एग्ज़ाम में 100 में 100 लाने के लिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन हेडिंग क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र, यानी कि कविता या साहित्य का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उसके पैटर्न क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र का आशय स्पष्ट करते हुए भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का परिचय दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये काव्य शास्त्र है क्या, और हम जो है इसे आखिर क्यों पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग सरल शब्दों में समझें तो काव्य शास्त्र वह विद्या या फिर विज्ञान है जो हमें कविता या साहित्य का पूरा पोस्टमार्टम करना सिखाती है। यानी कि कविता का रूप कैसा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, यानी कि कौन कौन से तत्व यूज़ हुए हैं, उसे लिखने का प्रोसेस क्या है, यानी कि उसके क्या खूबियाँ हैं और क्या उनकी कमियाँ हैं, इन सब की जो थ्योरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर हम इसे पढ़ते क्यों हैं, वाई, क्यों इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह जो है सिर्फ रटी रटाई परिभाषा तक सीमित नहीं है, यानी कि यह सिर्फ रटी रटाई परिभाषा नहीं देता, बल्कि यह भी बताता है कि कोई कविता दिल को कैसे छू लेती है।
यानी कि वह जो है पाठक को या फिर श्रोता को आनंद कैसे प्रदान करती है। आसान भाषा में कहे तो यह कविता लिखने और उसका मज़ा लेने दोनों का एक बहुत ही सुंदर विश्लेषण है। हमारे देश की पुरानी परंपरा में कविता को सिर्फ टाइम पास या फिर मनोरंजन का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे जो है फीलिंग्स को बयां करने और जीवन मूल्यों को दूसरे तक पहुंचाने का जरिया माना गया है। इसलिए जो है हमारे यहाँ काव्य शास्त्र बहुत ही समृद्ध और कमाल का है। अंततः इसलिए जो है काव्य शास्त्र का विकास भी अत्यंत समृद्ध और बहुआयामी रूप में हुआ है। भारतीय काव्य शास्त्र में अनेक अनेक आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नज़रिए से बताया कि कविता की असली जान किसमें है, जिसके फलस्वरूप जो है 6 प्रकार के संप्रदायों का विकास हुआ। कितने प्रकार के संप्रदायों का? 6 प्रकार के संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रस संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय के अनुसार रस ही काव्य की आत्मा है और कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद की अनुभूति कराना है। उसके बाद आता है अलंकार संप्रदाय। ये लोग काव्य में अलंकारों को प्रमुख मानते हैं और इसके माध्यम से कविता की शोभा और प्रभाव को समझाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है रीति संप्रदाय। यह जो है स्टाइल या शैली को काव्य का आधार मानते हुए बताता है कि विशेष शब्द व्यवस्था ही कविता को सुंदर बनाती है। फिर आता है ध्वनि संप्रदाय। इसमें जो है कविता के अप्रत्यक्ष या छिपे हुए अर्थ को प्रधानता दी गई है, जिसमें कविता में गहराई आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। यह जो है अभिव्यक्ति और उसकी विशिष्टता और चमत्कार को, यानी कि बात घुमा फिराकर अनोखे ढंग से कहना को काव्य का मूल मानता है। यानी कि यह क्या मानता है? अभिव्यक्ति की विशिष्टता और चमत्कार को काव्य का मूल मानता है। अब आता है हमारा आखिरी संप्रदाय, यानी कि औचित्य संप्रदाय। तो इसके अनुसार कविता के सभी तत्वों का उचित संतुलन और जो उसका सही स्थान होता है वही उसकी श्रेष्ठता का कारण बनता है। किसके अंतर्गत? औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत। सो आई होप आपको काव्य शास्त्र क्यों पढ़ते हैं और उसके विभिन्न संप्रदाय समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर और इसे भी समझते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है रीति काल से पूर्व हिंदी में काव्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हमें पढ़ना है रीति काल से पूर्व हिंदी, यानी कि रीति काल से पूर्व का स्वरूप, यानी व्यवहारिक अधिक एवं सैद्धांतिक कम। तो दोस्तों, अगर हम लोग रीति काल से पूर्व की बात करें तो हिंदी साहित्य में कविता के नियमों को लेकर सीधे तौर पर कोई बड़ी बड़ी किताबें या फिर थ्योरीज नहीं लिखी जा रही है, किंतु उसका पूरा आधार संस्कृत काव्यशास्त्र में छिपा हुआ था। हिंदी के शुरुआती कवियों ने स्वतंत्र रूप से काव्यशास्त्र के ग्रंथ तो कम लिखे, परंतु उन्होंने संस्कृत परंपरा के सिद्धांतों जैसे कि रस, अलंकार, रस, अलंकार, ध्वनि आदि को अपने काव्य में व्यवहारिक रूप से जमकर अपनाया। इसलिए इस काल में काव्य शास्त्र का स्वरूप जो है सैद्धांतिक कम हो गया और व्यवहारिक अधिक हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे काल के अनुसार विकास के बारे में, जिसमें हमें सबसे पहले जानना है आदिकाल, यानी कि वीर गाथा काल के बारे में। इस समय काव्य शास्त्रीय चिंतन स्पष्ट रूप से व्यवस्थित नहीं मिलता। इस दौर की रचनाएं मुख्यतः वीर रस पर आधारित थी और उनका उद्देश्य वीरता, पराक्रम एवं ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना था। यहाँ जो है कविता कितनी सुंदर है इस पर कम और उसकी कहानी या फिर उसकी विषय वस्तु पर अधिक ध्यान दिया गया है। फिर भी भाषा, छंद, अलंकार
इन तीनों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग जो है संकेत देता है कि कवियों को काव्य के मूल तत्वों का ज्ञान था। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट यानी कि भक्ति काल पर। तो भक्ति काल में काव्य शास्त्रीय चिंतन अधिक विकसित रूप से दिखाई देता है। कबीर, सूरदास, तुलसीदास आदि ने भक्ति को केंद्र में रखकर काव्य रचना की। उन्होंने रस, विशेष श्रृंगार और भक्ति रस का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया। यद्यपि उन्होंने काव्य शास्त्र पर ग्रंथ नहीं लिखे, परंतु उनके काव्य में रस, ध्वनि का भाव की गहनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे कि तुलसीदास जी के काव्य में औचित्य, सरलता और भावों का सुंदर समन्वय मिलता है। वहीं जो है सूरदास जी में माधुर्य की प्रधानता है। सूरदास जी में क्या है? माधुर्य की, भावनात्मकता की प्रधानता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रीति काल में हुए काव्य शास्त्र के विकास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। रीति काल मतलब हुआ जहां कविता निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर रची गई हो, यानी कि आचार्य युग। सो फ्रेंड्स, रीति काल जो है हिंदी साहित्य का वह सुनहरा युग है जिसमें काव्य शास्त्र का अत्यंत सुसंगठित और व्यवस्थित रूप से विकास हुआ। इस काल में कविता केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं रही, बल्कि वह निश्चित नियमों, लक्षणों और सिद्धांतों के आधार पर रची जाने लगी। रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को अपनाकर उसे हिंदी में सरल और व्यवहारिक रूप दे दिया। इसके कारण जो है यह युग कौन सा युग कहलाया? आचार्य युग कहलाया, क्योंकि इसमें काव्य के सिद्धांतों का विस्तार से प्रतिपादन हुआ। तो अब बात करते हैं हम लोग इस दौर का मुख्य विषय क्या था। तो इसमें हम लोग बात करेंगे प्रमुख आचार्य और ग्रंथ के बारे में। इस काल में आचार्य जैसे कि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव आदि विद्वानों ने अनेक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों में जो है रस, अलंकार, रीति, गुण तथा दोष तथा नायिका जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे श्रृंगार रस एवं नायिका भेद के बारे में। विशेष रूप से श्रृंगार रस को प्रमुख स्थान दिया गया और उसके विभिन्न रूपों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। नायिका भेद की परंपरा भी इसी काल में अत्यधिक विकसित हुई, जिसमें नायिकाओं के स्वभाव, अवस्था और व्यवहार के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया, जिससे कि काव्य में भावों की सूक्ष्मता आई। तो अब बात करते हैं ब्रज भाषा के बारे में। रीति काल में काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा रही, जो अपने मधुरता और कोमलता के कारण श्रृंगारिक भावों को एक्सप्रेस करने के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। इस युग ने हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक परंपरा को एक मजबूत आधार दे दिया, यानी कि इस युग में काव्य शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया और हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक परंपरा को सुदृढ़ आधार मिला। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रस निरूपण के विभिन्न आयामों का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि रस क्या होता है। काव्य का आस्वादन करने से मिलने वाला सौंदर्यात्मक आनंद। भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस का आशय उस सौंदर्यात्मक आनंद से है जो पाठक या फिर दर्शक को काव्य अथवा नाटक के माध्यम से प्राप्त होता है। रस निरूपण के अंतर्गत उन सभी तत्वों की स्टडी की जाती है जिनके मेल से रस की निष्पत्ति या फिर उत्पत्ति होती है। तो अब हम लोग जानेंगे रस के प्रमुख आयाम, यानी कि रस के 4 प्रमुख पिलर्स, जिसमें सबसे पहला है स्थायी भाव।
यह वह इमोशन है जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से यानी कि सोई हुई अवस्था में हमेशा विद्यमान रहता है, जैसे कि रति यानी कि प्रेम, क्रोध, शोक आदि। यही जो है स्थायी भाव जब अन्य सहायक तत्वों के साथ विकसित होता है तो रस का जो रूप है वह धारण कर लेता है। अब दूसरा है विभाग, यानी कि यह वह कारण है जो रस के उत्पन्न होने का बेस बनाता है। यानी कि इसके जो है दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन मतलब वह व्यक्ति या वस्तु जिसे देखकर भाव जागे, एवं उद्दीपन होता है जिसके आसपास की परिस्थितियां या फिर माहौल, ये दोनों मिलकर सोए हुए स्थायी भाव को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। अब आते हैं तीसरा आयाम यानी कि अनुभाव पर। स्थायी भाव के जागृत होने पर बाहर की ओर यानी कि बॉडी पर प्रकट होने वाले जो लक्षण हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, जैसे कि आंसू आना, हंसना, रोना, शरीर पर कांपना आदि। अब आता है चौथा आयाम यानी कि संचारी भाव। इसे जो है व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये जो है वो छोटे छोटे भाव होते हैं जो स्थायी भाव को पुष्टि करने के लिए पानी के बुलबुले की तरह आते जाते रहते हैं, जैसे कि चिंता, लज्जा, उत्साह। ये भाव रस की अनुभूति को बहुत सशक्त और गहरा बनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रस सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो हमें पढ़ना है शुक्ल जी का रस सिद्धांत, यानी कि रस को अलौकिक न मानकर मानव जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़ना। तो चलिए इसे डीप में समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय काव्यशास्त्र के पारंपरिक रस सिद्धांत को एक बिल्कुल आधुनिक और व्यवहारिक दृष्टि से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने रस को केवल सौंदर्यात्मक आनंद या फिर कोई अलौकिक या फिर जादुई अनुभूति न मानकर उसे मानव जीवन की वास्तविक भावनाओं से जोड़कर देखा। उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि हृदय की संवेदनाओं का विस्तार और जीवन की गहरी अनुभूति कराना है। तो अब हम लोग देखते हैं शुक्ल जी के अनुसार रस का आधार मानव की सहानुभूति यानी कि सहृदयता है। तो हम लोग हृदय का विस्तार को अच्छे से समझते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जो है रस का आधार मानव की क्या है, सहानुभूति है, यानी कि सहृदयता है। जब पाठक किसी काव्य को पढ़ता है तो वह उसमें वर्णित भावों के साथ तादात्म्य यानी कि एकदम जुड़ जाना क्या करता है, तादात्म्य स्थापित करता है और उन्हीं भावों का अनुभव करता है। इस प्रक्रिया को उन्हें यानी कि उन्होंने क्या बताया है, हृदय की विश्रांति बताया है और भावों का विस्तार कहा है। उनके मत में कोई रस, कोई रहस्यमय तत्व नहीं है, बल्कि यह जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन से उत्पन्न होता है। अब हम लोग बात करते हैं लोक मंगल की भावना के ऊपर। आचार्य शुक्ल ने रस की उत्पत्ति में लोक मंगल यानी कि समाज के कल्याण की भावना को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जो है श्रेष्ठ काव्य वही है जो समाज के हित में हो और मानव जीवन को उन्नत बनाने में सहायक हो। उन्होंने करुणा, वीर आदि रसों को विशेष महत्व देते हुए बताया कि ये रस से मनुष्य के भीतर संवेदना, साहस और नैतिकता का विकास करते हैं। इस प्रकार उनका रस सिद्धांत मानवतावादी और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रेरित है, यानी कि उनका रस सिद्धांत पूरी तरफ से क्या है, मानवतावादी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। काव्य लक्षण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए मम्मट के काव्य लक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो
हम लोग सबसे पहले बात करते हैं काव्य लक्षण के बारे में, यानी कि वह परिभाषा या मानदंड जो किसी रचना को काव्य की दर्जा दे। किसकी दर्जा दे? काव्य की। तो काव्य लक्षण से आशय उस परिभाषा या मानदंड से है जिसके आधार पर किसी रचना को काव्य माना जाता है। यह काव्य के स्वरूप, उसके आवश्यक तत्वों तथा उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। इसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि काव्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए और वह किन किन आधारों पर एक नॉर्मल राइटिंग से अलग होता है। तो अब हम लोग देखेंगे मम्मट के काव्य लक्षण का महत्व। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य का प्रसिद्ध लक्षण दिया, जैसे कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सुंदर समन्वय ही काव्य है। मम्मट के अनुसार केवल शब्द या केवल अर्थ अपने आप में काव्य नहीं हो सकते, बल्कि दोनों का सार्थक मेल ही काव्य को जन्म देता है। मम्मट के काव्य लक्षण का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह काव्य के दोनों मूल पक्षों शब्द, भाषा शैली और अर्थ यानी कि भाव विषय को समान रूप से महत्व देता है। इससे स्पष्ट होता है कि काव्य में न केवल भावों की गहराई आवश्यक है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मम्मट ने साथ ही गुण, दोष और अलंकार आदि का भी विस्तृत विवेचन किया, जिससे काव्य को पूरी तरह समझने में सहायता मिलती है। और उनका यह काव्य लक्षण इतना सरल और व्यावहारिक है कि इससे आगे के सभी आचार्यों को प्रभावित किया और हिंदी सहित अन्य भाषाओं के काव्य शास्त्र को एक मजबूत बेस दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। काव्य प्रयोजन संबंधी विभिन्न आचार्यों के मतों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। काव्य प्रयोजन यानी कि कविता लिखने या पढ़ने का असली मोटिव या उससे मिलने वाला लाभ। चलिए इसे भी हम एकदम आसान टाइप से समझते हैं। काव्य प्रयोजन से आशय काव्य के उद्देश्य या उसके फल से है, अर्थात काव्य इसलिए रचा जाता है और उससे समाज या कवि को क्या लाभ होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन को अलग अलग दृष्टियों से स्पष्ट किया है, जिसमें आनंद, शिक्षा, लोक मंगल तथा भाव विकास प्रमुख हैं। तो अब हम लोग विभिन्न आचार्यों के मत की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे भरत मुनि के मत के बारे में। प्राचीन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य यानी कि विशेषतः नाटक, इसका प्रमुख प्रयोजन रस निष्पत्ति है, जिससे दर्शक को परम आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने इसे मानसिक शांति और विश्रांति का साधन माना है। अब हम लोग बात करते हैं भामह और दंडी के मत की। इन्होंने जो है काव्य के प्रयोजन यश प्राप्ति यानी कि फेम और अर्थ लाभ यानी कि पैसा और प्रतिष्ठा भी बताया है, अर्थात कवि काव्य रचना के माध्यम से समाज में सम्मान और कीर्ति पाता है। तो इनके अनुसार जो है यश प्राप्ति और अर्थ लाभ जो है काव्य का प्रयोजन है। अब आता है आनंदवर्धन का मत। इन्होंने काव्य के प्रमुख उद्देश्य ध्वनि के माध्यम से, किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से गूढ़ भावों को एक्सप्रेस करना और सहृदय को आनंद प्राप्त करना माना है। वहीं मम्मट के अनुसार जो है काव्य के प्रयोजन को बहुत व्यापक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि काव्य से यश, धन, व्यवहार का ज्ञान, अमंगल का नाश और परम आनंद, इन सभी की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए इनके मत को भी देख लेते हैं। आधुनिक दृष्टि से शुक्ल जी ने काव्य का उद्देश्य लोक मंगल और हृदय का विकास माना है, जो मनुष्य के भीतर सहानुभूति, संवेदना और नैतिकता का विकास करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
साधारणीकरण का आशय बताते हुए इस संबंध अभिनव गुप्त के मत का विवेचन कीजिए। साधारणीकरण का आसान मतलब होता है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत भावों का पब्लिक या फिर सामान्य रूप में बदल जाना। तो फ्रेंड्स, साधारणीकरण भारतीय काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका सीधा संबंध जो है रस की उत्पत्ति से है और इसका अर्थ है विशेष यानी कि व्यक्तिगत एवं भावों का सामान्य यानी कि सार्वजनिक रूप से रूपांतरण। जब कोई कवि या नाटककार किसी पात्र के व्यक्तिगत अनुभव या फिर भावना को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह सभी पाठकों या फिर दर्शकों के लिए समान रूप से अपनी फीलिंग बन सके, तो इसी प्रोसेस को जो है, इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है। इस अवस्था में पाठक अपने सारे पर्सनल बंधनों और स्वार्थ को भूलकर काव्य के भावों के साथ एकदम एक हो जाता है। अब देखते हैं अभिनव गुप्त का मत। आचार्य अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक ढंग से स्पष्ट किया है, जिसमें कि अहं और ममता का त्याग। उनके अनुसार जब दर्शन नाटक या काव्य को देखता पढ़ता है तो वह अपने अहंग यानी कि व्यक्तिगत पहचान और ममता यानी कि स्वामित्व भाव को सब कुछ के लिए त्याग देता है। परिणाम स्वरूप जो है काव्य में प्रस्तुति का भाव किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे जो है सार्वभौमिक बन जाते हैं। यही साधारणीकरण है जिसके कारण रस की अनुभूति संभव होती है। अब बात करते हैं अलौकिक आनंद की स्थिति के बारे में, यानी कि अभिनव गुप्त के अनुसार जो है विभाग, अनुभाग और संचारी भावों के समन्वय यानी कि तालमेल से स्थायी भाव जागृत होता है और साधारणीकरण के माध्यम से वह रस में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में दर्शक ना तो स्वयं को पूरी तरह पात्र मानता है और ना ही उससे अलग रहता है, बल्कि वह एक ऐसी मध्यम स्थिति में होता है जहां वह भावों का शुद्ध और अलौकिक आनंद लेता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हिंदी साहित्य में अलंकार संबंधी चिंतन पर प्रकाश डालिए। अलंकार का सामान्य अर्थ है शोभा या आभूषण, यानी कि काव्य की भाषा और अर्थ को सुंदर बनाने वाले आभूषण। काव्य शास्त्र में अलंकार वे तत्व हैं जो काव्य की भाषा और अर्थ को सुंदर, प्रभावपूर्ण और आकर्षक बनाते हैं। हिंदी साहित्य में अलंकार संबंधी चिंतन का विकास जो है मुख्यतः संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा के आधार पर टिका हुआ है। संस्कृत के आचार्यों जैसे कि भामह, दंडी आदि, कौन कौन? भामह, दंडी, उद्धट आदि। तो इन संस्कृत के आचार्यों ने अलंकार को काव्य का प्रमुख अंग माना है, यानी कि जिसका प्रभाव हिंदी के कवियों और आचार्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अब हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में अलंकार का सफर, यानी कि सबसे पहले आता है आदि काल और भक्ति काल। इस समय अलंकार संबंधी चिंतन सैद्धांतिक रूप से अधिक विकसित नहीं था, किंतु काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग जो है भरपूर मिलता है। कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों ने अपने काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सहज और प्रभावशाली प्रयोग किया है। उनके लिए अलंकार साधन थे, साध्य या दिखावा नहीं, इसलिए उनके काव्य में भावों की प्रधानता बनी रही। अब बात करते हैं रीतिकाल, यानी कि अलंकार का चरम।
रीति काल में अलंकार संबंधी चिंतन अपने शिखर पर पहुंचा। इस काल में आचार्य केशवदास, मतीराम देव आदि ने अलंकारों का विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन किया। इस समय अलंकारों को काव्य की शोभा का मुख्य आधार माना गया और ब्रज भाषा में अलंकारों का अत्यंत सुसज्जित और कलात्मक रूप देखने को मिला। तो अब आते हैं आधुनिक काल की ओर, यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य में अलंकारों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया। अब अलंकारों को काव्य का अनिवार्य अंग न मानकर केवल एक सहायक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। आधुनिक कवियों ने भाव, विचार और यथार्थ यानी कि रियलिटी को प्राथमिकता देते हुए अलंकारों को बहुत ही संयमित प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया? भाव, विचार और यथार्थ को प्राथमिकता देते हुए अलंकारों का संयमित प्रयोग किया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हिंदी काव्यशास्त्र की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो विकास यात्रा मतलब संस्कृत की जड़ों से निकलकर आधुनिक यथार्थवाद तक का क्रमिक सफर, यानी शुरुआती चरण से भक्ति काल तक। तो दोस्तों, हिंदी काव्यशास्त्र का विकास एक दीर्घ और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र में निहित है। प्रारंभिक चरण में हिंदी साहित्य ने संस्कृत आचार्यों जैसे कि भरत मुनि, भामह, आनंदवर्धन आदि संस्कृत आचार्यों के सिद्धांतों को आधार बनाकर काव्य की संरचना और सौंदर्य को समझा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अब आदि काल के बारे में, यानी कि इस समय काव्य शास्त्र का कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं मिलता, परंतु वीर गाथात्मक काव्य में भाषा, छंद और अलंकारों का प्रयोग यह संकेत देता है कि कवियों को काव्य के मूल तत्वों का ज्ञान था। और अगर हम लोग भक्तिकालीन मोड़ को समझें तो भक्ति काल में यह परंपरा और विकसित हुई थी, जहां कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों ने भाव और भक्ति को केंद्र में रखकर काव्य रचना की। इस काल में रस यानी कि विशेषतः भक्ति और श्रृंगार का प्रभावशाली प्रयोग हुआ और काव्य में भावनात्मक गहराई आई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रीति काल से आधुनिक काल तक का सफ़र। तो सबसे पहले हम लोग रीति काल के बारे में जानते हैं, यानी कि स्वर्णिम युग। रीति काल हिंदी काव्यशास्त्र के विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में काव्यशास्त्र को सुसंगठित और सैद्धांतिक रूप मिला। आचार्य केशवदास, मतीराम देव आदि ने काव्य के विभिन्न अंगों जैसे कि रस, अलंकार, रीति, गुण एवं दोष, नायिका भेद का विस्तृत विवेचन किया, जिसमें हिंदी में आलोचनात्मक परंपरा को जो है सुदृढ़ आधार मिला। वहीं आधुनिक काल में हिंदी काव्यशास्त्र में एक नई और फ्रेश दृष्टि का समावेश हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने काव्य को जीवन, समाज और मानव अनुभवों से जोड़कर देखा। इस समय काव्यशास्त्र केवल शास्त्रीय नियमों तक सीमित न रहकर यथार्थवाद, मानवतावाद और सामाजिक चेतना की ओर उन्मुख हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आचार्य भामह के काव्य लक्षण का विश्लेषण कीजिए। भामह का काव्य लक्षण यानी कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का संतुलित मेल। तो चलिए इसे समझते हैं। आचार्य भामह संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख और अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य हैं, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य के रूप यानी कि उसके स्वरूप और तत्वों पर विचार किया। उन्होंने काव्य का लक्षण देते हुए कहा, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का समन्वित रूप ही काव्य है। इस परिभाषा में भामह ने काव्य के दो अनिवार्य पक्षों जैसे कि शब्द जिसमें कि भाषा और अभिव्यक्ति थे, और वहीं अर्थ जिसमें कि भाव और विषय थे,
दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना है। भामह के काव्य लक्षण की विशेषता यह है कि यह काव्य को एक समग्र रूप में प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार केवल सुंदर शब्दों का समूह काव्य नहीं हो सकता यदि उसमें अर्थ की सार्थकता न हो। उस प्रकार केवल गूढ़ अर्थ भी तभी तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसकी अभिव्यक्ति जो है सही शब्दों में न की जाए। अब हम लोग समझते हैं अलंकार के बारे में, यानी कि भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते थे। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते थे? भामह माने जाते थे। इसलिए उन्होंने काव्य में अलंकारों को विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और उसे प्रभावशाली बनाते हैं। यद्यपि उन्होंने काव्य लक्षण में अलंकार का प्रत्यक्ष नाम नहीं लिखा, फिर भी उनके पूरे चिंतन में अलंकार को जो है प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनकी परिभाषा की एक विशेषता जो है सरलता और व्यापकता के कारण आगे के आचार्यों जैसे कि मम्मट के लिए भी आधार बनी थी। किसके लिए आधार बनी थी? मम्मट के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिभा के स्वरूप संबंधी भारतीय आचार्यों के मत का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले प्रतिभा क्या है? यहाँ पे प्रतिभा का यहाँ अर्थ हुआ नवीन और मौलिक भावों की सृष्टि करने वाली जन्मजात आंतरिक क्षमता। तो दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा को काव्य सृजन का मूल शक्ति माना गया है। यह जो है वह आंतरिक क्षमता या फिर क्रिएटिविटी है जिसके द्वारा कवि नवीन और मौलिक भावों की सृष्टि करता है। प्रतिभा को सामान्य ज्ञान या केवल अभ्यास के लिए अलग एक जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त शक्ति माना गया है जो काव्य को जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। तो अब हम लोग विभिन्न आचार्यों के मत को देखते हैं, जैसे कि आनंदवर्धन के मत को। इनके प्रतिभा को काव्य का मूल आधार माना है। क्या माना है? मूल आधार। उनके अनुसार काव्य की वास्तविक शक्ति ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। और इस ध्वनि को ग्रहण करने तथा व्यक्त करने की क्षमता केवल प्रतिभा से ही संभव होती है। अब आते हैं आचार्य मम्मट। इन्होंने प्रतिभा को मुख्य काव्य कारण के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि यह कवि की वह शक्ति है जो उसे सामान्य व्यक्ति से अलग करती है। उन्होंने इसके दो प्रकार बताए, सहजा यानी कि जन्मजात, सहजा मीनिंग जन्मजात, और उत्पादा यानी कि अभ्यास से विकसित। यद्यपि प्रमुखता सहजा प्रतिभा को ही दी गई, यानी कि प्रमुखता किसे दी गई? सहजा प्रतिभा को ही दी गई। तो अब बात करते हैं आचार्य कुंतक के बारे में। इन्होंने प्रतिभा को अभिव्यक्ति की चमत्कारिक शैली से जोड़ा। इनके अनुसार कवि की प्रतिभा ही भाषा को वक्र यानी कि विशिष्ट रूप देकर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करती है। उसके बाद है आचार्य क्षेमेंद्र। तो आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार इन्होंने प्रतिभा को औचित्य से जोड़ते हुए कहा कि कवि में उपयुक्तता का बोध, क्या कहा? कवि में उपयुक्तता का बोध होना भी प्रतिभा का ही एक रूप है, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका जो बोध है वो भी होना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर वही सही शब्द और अर्थ का चयन करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हिंदी साहित्य में रस चिंतन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। रस चिंतन का अर्थ होता है कविता से प्राप्त होने वाला परम आनंद जो सहृदयता पाठक को मिलता है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में रस चिंतन का स्थान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय रहा है। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। क्या माना गया है? रस को काव्य की आत्मा माना गया है। एवं
यही दृष्टि हिंदी साहित्य में भी निरंतर विकसित होती रही। रस का अर्थ है काव्य या नाटक से प्राप्त वह आनंद जो सहृदय पाठक या फिर दर्शन को भावों के आस्वादन से प्राप्त होता है। एवं हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण यानी कि आदिकाल में रस चिंतन प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों में नहीं मिलता, परंतु वीर गाथात्मक रचनाओं में वीर रस का स्वाभाविक प्रयोग जो है दिखाई देता है। तो अब हम लोग बात करते हैं भक्ति काल में इसके विकास को लेकर। भक्ति काल में रस चिंतन जो है विशेष रूप से भावों के धरातल पर विकसित हुआ। सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है, जबकि तुलसीदास के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है, जबकि तुलसीदास के काव्य में भक्ति, करुण और शांति का रस सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इस काल में रस को भावनात्मक अनुभूति के रूप में अधिक महत्व दिया गया है। तो अब बात करते हैं रीति काल का शास्त्रीय रूप पर, यानी कि रीति काल में रस चिंतन का सैद्धांतिक विकास अपने चरम पर पहुंचा। आचार्य केशवदास, चिंतामणि देव आदि ने रसों को व्यवस्थित विवेचन किया। विशेष रूप से श्रृंगार रस को प्रमुख स्थान दिया गया और उसका बहुत ही नियमबद्ध विश्लेषण भी किया गया। उसके बाद समझते हैं आधुनिक काल का नया मोड़, यानी कि आधुनिक काल में रस चिंतन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक नई दिशा दी। उन्होंने रस को मानव की सहानुभूति और भावनात्मक अनुभव से जोड़कर देखा। उसके अनुसार रस कोई अलौकिक तत्व नहीं, बल्कि यथार्थ जीवन और सामाजिक संवेदनाओं का सौंदर्यपूर्ण रूप है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामह की मान्यताओं का विवेचन कीजिए। भामह की मान्यता यानी कि अलंकार ही काव्य को प्रभावी, आकर्षक और रसपूर्ण बनाने वाले आवश्यक साधन हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य भामह संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकार संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य के स्वरूप, उद्देश्य और सौंदर्य तत्वों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भामह की मान्यताओं का मेन केंद्र बिंदु यह है कि अलंकार ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सबसे प्रमुख तत्व हैं। तो भामह के अनुसार जो है काव्य का आधार शब्द और अर्थ का समन्वय है, किंतु यह समन्वय तभी प्रभावशाली बनता है जब उसमें अलंकारों का समुचित प्रयोग हो। उनके विचार में अलंकार केवल बाहरी सजावट नहीं है, बल्कि वे काव्य को प्रभावी, आकर्षक और रसपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। अलंकारों के बिना काव्य सामान्य और नीरस हो जाता है। वहीं भामह के काव्य में दोषों के परिहार पर भी भामह ने काव्य में दोषों को दूर करने पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार दोष युक्त काव्य कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, चाहे उसमें कितने भी अलंकारों का प्रयोग क्यों न किया जाए। इसलिए उन्होंने शुद्धता और उचित अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिभा और अभ्यास के ऊपर, यानी कि उनकी एक प्रमुख मान्यता यह भी थी कि कवि में जो प्रतिभा और अभ्यास दोनों आवश्यक है। उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार के माध्यम से, जैसे कि उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि, काव्य की शोभा को भी विस्तार से समझाया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्रमुख रीति समर्थक आचार्यों का परिचय दीजिए। तो चलिए इसे समझते हैं। रीति सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसके अनुसार रीति अर्थात विशिष्ट शैली ही काव्य की आत्मा है। इस विचारधारा का विकास
संस्कृत परंपरा में हुआ और हिंदी काव्य शास्त्र पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। रीति समर्थक आचार्यों ने काव्य की भाषा शैली, शब्द व्यवस्था और अभिव्यक्ति की सुंदरता पर विशेष बल दिया है। इस परंपरा के प्रमुख आचार्य कौन हैं? वामन हैं। यानी कि इस परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, जिन्हें इस परंपरा के प्रमुख एवं रीति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में, किसमें? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा बताते हुए कहा है कि विशेष प्रकार की शब्द व्यवस्था ही काव्य को उत्कृष्ट बनाती है। उन्होंने रीति के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। यह जो 3 प्रकार हैं वह किसके हैं? रीति के 3 प्रकार हैं, जिसमें कि वैदर्भी का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या फिर मधुर, वहीं गौड़ी का अर्थ होता है ओजपूर्ण या फिर कठिन, और पांचाली का अर्थ होता है मिश्रित शैली। इसके बाद नाम याद आता है दंडी का, यानी कि आचार्य दंडी, जिन्होंने रीति को काव्य की शोभा बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण तत्व माना। उनके ग्रंथ काव्यदर्श में काव्य की भाषा, अलंकार और शैली का विस्तृत विवेचन मिलता है। भामा को यद्यपि मुख्यतः अलंकार संप्रदाय से जोड़ा जाता है, फिर भी उनके विचारों में रीति के महत्व के संकेत मिलते हैं, क्योंकि वे भी भाषा की शुद्धता पर बल देते हैं। इसके अतिरिक्त उद्धट जैसे कि आचार्यों ने भी काव्य की शैलीगत विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए रीति के महत्व को स्पष्ट किया। आगे चलकर हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों जैसे कि केशव दास, चिंतामणि एवं देव आदि ने इस परंपरा को क्या किया? आगे बढ़ाया। किसने इन परंपरा को आगे बढ़ाया? जैसे कि आचार्य केशव दास, चिंतामणि, देव आदि आचार्यों ने काव्य को नियमबद्ध तथा शास्त्रीय रूप प्रदान किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ध्वनि की अवधारणा और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ध्वनि शब्द और अर्थ के माध्यम से निकलने वाला वह छिपा हुआ व्यंजित भाव जो सीधे अर्थ से अधिक गहरा हो। तो दोस्तों, भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आचार्य आनंदवर्धन ने काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है। ध्वनि का अर्थ है शब्द और अर्थ के माध्यम से ऐसा व्यंजित यानी कि अप्रकट भाव जो प्रत्यक्ष या सीधे सीधे दिखने वाले अर्थ से अधिक गहरा और प्रभावशाली हो। सरल शब्दों में जब काव्य का वास्तविक सौंदर्य उसके छिपे हुए अर्थ में निहित होता है, तब उसे ध्वनि कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ध्वनि का स्वरूप और प्रकार के बारे में। तो ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य केवल शब्दार्थ का साधारण योग नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसा सूक्ष्म अर्थ भी होता है जिसे सीधे व्यक्त नहीं होता है, बल्कि संकेतों के माध्यम से ही प्रकट होता है। यही व्यंजना शक्ति जो है ध्वनि का मूल आधार है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 स्वरूप बताए हैं। कितने स्वरूप बताए हैं? 3। तो इन 3 प्रमुख स्वरूप में सबसे पहला है हमारा अर्थ ध्वनि, जिसमें कि अर्थ के माध्यम से गूढ़ प्रभाव प्रकट होते हैं। वहीं दूसरा आता है शब्द ध्वनि, जिसमें शब्दों की विशेषता से अप्रत्यक्ष अर्थ निकलता है। एवं तीसरा आता है रस ध्वनि, यानी कि इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें जो है रस की अनुभूति होती है और पाठक भावों के साथ एकदम जुड़ जाता है। इसी कारण से ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है। एवं क्योंकि जो है यह सिद्धांत काव्य को गहराई, सूक्ष्मता और असली सौंदर्य प्रदान करती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रमुख मात्रिक छंदों के बारे में उदाहरण देकर बताइए।
यानी कि मात्रिक छंद क्या होते हैं? मात्राओं यानी कि लघु दीर्घ की गणना के आधार पर रचे जाने वाले छंद। मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें पंक्तियों की रचना लघु दीर्घ की गणना के आधार पर होती है, यानी कि हिंदी में काव्य इनका व्यापक प्रयोग मिलता है। चलिए प्रमुख मात्रिक छंदों को उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे कि दोहा। क्या है? दोहा यानी कि यह 4 चरणों वाला छंद है जिसमें 13 और 11 मात्राओं का क्रम होता है। कितने मात्राओं का? 13 और 11 मात्राओं का क्रम होता है, यानी पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11। जैसे कि राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरेहु, जो चाहसी उजियार। तो उसके बाद आता है चौपाई। तो चौपाई में आता है 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। यह सरल और प्रवाहपूर्ण छंद है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो आपने ये कई बार सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बड़ नौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। इसमें जो है 16-16 मात्राएं ली गई है। उसके बाद आता है सोरठा, यानी कि यह दोहे का बिल्कुल उल्टा रूप होता है, जिसमें 11-13 मात्राओं का कम होता है। कितने? 11-13 का। दोहा में 13-11 का होता है, लेकिन सोरठ में जो होता है 11-13 का क्रम होता है। जैसे कि उदाहरण से देखें, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोहा देई उड़ाए। थोथा देही उड़ाए। तो इसमें कितने मात्राओं का क्रम है? 11-13 मात्राओं का क्रम है। अब आता है रोला, यानी कि यह 4 चरणों वाला छंद, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और यह गेय और प्रवाह युक्त होता है, यानी कि गाने योग्य और प्रवाह युक्त होता है। उसके बाद आता है हरि गीतिका, यानी कि यह 4 चरणों वाला छंद है और इसमें जो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। इसका प्रयोग भक्ति और श्रृंगार काव्य में अधिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो भरत मुनि भारतीय यानी कि काव्य शास्त्र के प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रसिद्ध सूत्र दिया। विभावानुभाव्य भिन्चारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इस सूत्र का सीधा अर्थ है विभाग, यानी कि विभाग, अनुभाग और व्यभिचारी यानी कि संचारी भावों के संयोग, इन सभी के मेल से ही रस की निष्पत्ति यानी कि उसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात जब किसी काव्य या नाटक में इन तीनों शब्दों का उचित तालमेल होता है, तब जो है सहृदय के मन में रस का संचार होता है। तो अब हम लोग समझते हैं विभाग को। तो विभाग वे कारण हैं जो हमारे दिल के सोए भावों को जगाते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाग मीनिंग नायक नायिका, वहीं उद्दीपन विभाग का अर्थ होता है आसपास का वातावरण यानी कि प्रकृति। अब देखते हैं अनुभाग को, यानी अनुभाव वे बाहरी या शारीरिक चिन्ह हैं जो भाव के उत्पन्न होने पर शरीर पर प्रकट होते हैं, जैसे कि आंसू बहना, मुस्कुराना, रोमांच होना आदि। ये क्या करते हैं? भावों की अभिव्यक्ति को साफ साफ प्रकट करते हैं। अब समझते हैं व्यभिचारी यानी कि संचारी।
वे अस्थाई भाव हैं जो स्थायी भाव को पुष्टि करने के लिए आते जाते रहते हैं, जैसे कि चिंता, हर्ष, लज्जा आदि। जब ये तीनों तत्व यानी कि विभाग, अनुभाग व व्यभिचारी भाव समान रूप से मिल जाते हैं, तब हमारे हृदय का स्थायी भाव यानी कि उसका पूर्ण रूप से विकसित होकर रस का रूप ले लेता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। औचित्य संप्रदाय पर विवेचनात्मक निबंध लिखिए। तो इस सिद्धांत का सीधा फंडा है कि कविता तभी बेस्ट बनेगी जब उसके सारे एलिमेंट्स यानी कि शब्द, अर्थ, अलंकार एकदम सही जगह और सही मात्रा में होंगे। आचार्य छेमेंद्र ने एकदम सही जगह और सही मात्रा में होने के लिए औचित्य विचार चर्चा में कहा है कि अगर कविता में औचित्य यानी कि बैलेंस नहीं होगा तो उनका जो है पूरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बहुत दुख यानी कि करुण रस का सीन चल रहा हो और वहाँ कोई ज़बरदस्ती कॉमेडी घुसा दे तो वह बिल्कुल अनुचित लगेगा। इसी तरह पात्रों के हिसाब से भी उनकी भाषा और व्यवहार होनी चाहिए। औचित्य का सीधा संबंध रस से है, क्योंकि परफेक्ट बैलेंस होने पर ही पाठक को असली आनंद मिलता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सरल शब्दों में समझे तो प्रतिभा कवि के अंदर की वह क्रिएटिव पावर है जिसके दम पर वो बिल्कुल नई और मौलिक कविताएं लिख डालता है। यह कोई रटने रटाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जो है इसे जन्मजात और गॉड गिफ्टेड माना गया है। एक नॉर्मल इंसान को कवि बनाती है यह। प्रतिभा के दो मेन प्रकार हैं। पहला है सहजा प्रतिभा। तो सहजा प्रतिभा जो है जन्मजात होती है और कवि के स्वभाव में पहले से ही होती है। इसे जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, किसे? सहजा प्रतिभा को। उसके बाद दूसरा होता है उत्पादा प्रतिभा। तो इसके अंतर्गत जिसे मेहनत, पढ़ाई, शास्त्रों के ज्ञान और लगातार अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। तो आचार्य आनंदवर्धन और मम्मट, ये दोनों आचार्य भी मानते हैं कि बिना प्रतिभा के कविता में गहराई लाना इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भामह से पूर्व अलंकार चिंतन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भामह से पहले का सीन यानी कि थ्योरी नहीं थी, पर साहित्यों में अलंकारों का नेचुरल यूज भरपूर था। तो दोस्तों, भले ही भामह को अलंकार संप्रदाय का फाउंडर माना जाता है, किसे? भामह को, लेकिन पहले भी अलंकारों की समझ लोगों को थी। इसके सबूत हमें इन साहित्यों से मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके उन साहित्यों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है वैदिक साहित्य। ऋग्वेद में सूक्तों में प्रकृति और देवताओं का वर्णन करने के लिए उपमा और रूपक अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग मिलता है। वहीं अब हम लोग महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य में रामायण और महाभारत तो अलंकारों के खजाने हैं। इसमें उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा का स्वाभाविक इस्तेमाल हुआ है, जो कविता के भाव को मजबूत बनाता है। आचार्य भरत मुनि ने पहले से ही भरत नाट्यशास्त्र में नाटक और काव्य के सुंदर एक्सप्रेशन के लिए अलंकारों की शुरुआती संदेश दिए थे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। रीति शब्द का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए आचार्य वामन के रीति संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रीति का अर्थ। आचार्य वामन ने रीति को कविता की असली जान मानते हुए एक बहुत ही फेमस लाइन कही है, रीतिरात्मा काव्यस्य। क्या कहा है? रीतिरात्मा काव्यस्य। तो इसका अर्थ होता है सुंदर, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। उनका मानना था कि शब्दों की सुंदर और सही सेटिंग ही कविता को टॉप क्लास बनाती है। उन्होंने रीति के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति एवं पांचाली रीति, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो वैदर्भी रीति के अंतर्गत क्या होता है, एकदम सॉफ्ट, कोमल और मीठे शब्दों वाली शैली, यानी कि शांत के लिए जितनी भी शैली आती है उसका प्रयोग किया जाता है मधुर शब्दों में। उसके बाद गौड़ी रीति के अंतर्गत एकदम दमदार, कठिन और ओजपूर्ण शब्दों वाली शैली आती है, यानी कि वीर रस के लिए शैली। वहीं अब हम लोग तीसरा शैली की बात करें तो पांचाली रीति। तो पांचाली रीति के अंतर्गत जो है एक बीच का मिक्स या फिर बैलेंस्ड स्टाइल होता है। कवि को हमेशा रस और विषय के अनुसार ही सही रीति चुननी चाहिए। वामन के अनुसार कवि को विषय, रस और प्रसंग के अनुसार जो है क्या करनी चाहिए, उचित रीति का चयन करना चाहिए। यही काव्य को प्रभावी और सुंदर बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर टिप्पणियां लिखिए। यानी कि अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, टिप्पणियों वाले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से ट्राई किया है पढ़ाने का, और आप जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप PDF परचेस करके इसे डीप में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रतिभा का स्वरूप। प्रतिभा कवि के अंदर की वो गॉड गिफ्टेड और क्रिएटिव पावर है जिसके बिना कोई नई कविता नहीं लिखी जा सकती। इसका नेचर पूरी तरह से कल्पनाशील और इमोशनल होता है, जिसे कवि एक नॉर्मल से एक्सपीरियंस को बहुत सुंदर कविता में बदल देता है। उसके बाद दूसरा है मुक्तिवाद। यह मॉडर्न लिटरेचर की एक आज़ाद सोच है जो कहती है कि कविता को पुराने कड़े नियमों, छंदों या फिर शास्त्रों के बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। कविता का असली मूल्यांकन इस बात पर होना चाहिए कि उनकी बात कितनी सच्ची है और वो दिल को कितना ज़्यादा छूती है। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कविता की भाषा और अर्थ को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके जो है दो मेन प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार का मीनिंग होता है शब्दों के साउंड चमत्कार, वहीं अर्थ अलंकार का मीनिंग होता है छिपे हुए मीनिंग की ब्यूटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोट्स में सारा डीप दिया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप खुद भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। तो अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यय प्रयोजन। यानी कि शुक्ल जी के अनुसार कविता लिखने या पढ़ने का असली मोटिव सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि लोक मंगल यानी कि समाज का कल्याण और इंसानी हृदय का विकास करना है। बेस्ट कविता वही है जो हमारे अंदर या दया और करुणा, मोरल वैल्यूज जगाए। तो अब हम लोग देखते हैं साधारणीकरण। इसका मतलब है किसी पर्सनल फीलिंग का सबके लिए कॉमन यानी कि सार्वभौमिक हो जाना। जब कोई रीडर किसी कैरेक्टर के दुख सुख को पढ़कर उसको पूरी तरह से अपना समझने लगता है और अपने स्वार्थ को भूल जाता है, तो इसी प्रोसेस को साधारणीकरण कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति का मतलब है गहरी नॉलेज और शास्त्रों का ज्ञान। एक कवि को टैलेंट के साथ साथ भाषा, ग्रामर, छंद और दुनियादारी की अच्छी समझ होनी चाहिए। यह ज्ञान कविता को परफेक्ट, बैलेंस्ड और कमियों यानी कि दोषों से दूर रखता है। अब देखते हैं उत्पत्तिवाद को। यह थ्योरी बताती है कि कविता कैसे पैदा होती है। इसके अनुसार कविता किसी एक चीज़ से नहीं बल्कि 3 मुख्य एलिमेंट के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से बनती है। पहली प्रतिभा यानी कि टैलेंट, दूसरी व्युत्पत्ति यानी कि नॉलेज, और तीसरा है अभ्यास यानी कि लगातार प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग आते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के ऊपर। तो इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। कौन है? आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति का मतलब होता है किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर एक बहुत ही यूनिक, घुमावदार और चमत्कारी ढंग से कहना। कुंतक के अनुसार यही अनोखा स्टाइल ही कविता की असली आत्मा है। अब आता है अनुभाव।
जब हमारे दिल में कोई इमोशन जागता है तो उसके बाद हमारी बॉडी और हरकतों पर जो बाहरी रिएक्शन दिखते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे कि खुशी में मुस्कुराना, दुख में आंसू आना या फिर डर के मारे शरीर का कांपने लग जाना, ये रस को और मजबूत कर देते हैं। अब देखते हैं वक्रोक्ति के प्रकार। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 4 मेन टाइप्स बताए हैं, जहां कविता में अनोखापन आता है। पहला वर्ण वक्रता यानी कि अक्षरों का सुंदर प्रयोग। दूसरा आता है पद वक्रता यानी कि सटीक शब्द चयन। एवं तीसरा आता है वाक्य वक्रता यानी कि यूनिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। और वहीं चौथा आता है प्रकरण वक्रता, पूरी कहानी प्रेजेंट करने का अनूठा ढंग। अब हम लोग बात करेंगे सहृदय पर। किस पे? सहृदय पे। सहृदय का मतलब होता है वह पाठक या दर्शक जिसके पास एक संवेदनशील और भावुक दिल हो। हर कोई कविता का असली मजा नहीं ले सकता, केवल वही ले सकता है जो कविता की फीलिंग में खुद को डुबो सके और रस का सच्चा आस्वादन कर सके। तो इसमें किसके अंतर्गत हमने पढ़ा इसको? सहृदय के अंतर। अब देखते हैं छंद के प्रकार। छंद कविता का एक सुंदर लय और रिदम यानी कि म्यूजिकल फ्लो देता है। कौन देता है? छंद। हिंदी काव्य में मैनुअली जो है यह 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो वर्णिक छंद में जहाँ अक्षरों या फिर वर्णों की संख्या गिनी जाती है, वहीं मात्रिक छंद जहाँ मात्राओं की काउंटिंग की जाती है, जैसे कि दोहा और चौपाई। तो इनमें काफ़ी ऐसे प्रश्न थे जो ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या किया है, शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया है। बाकी आप रीडिंग तो नोट्स परचेज करके कर ही लोगे। मेरा मेन पर्पस था आप सभी को समझा देना। सो फ्रेंड्स, इस नोट्स को परचेज करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके इस PDF को परचेज कर सकते हैं और इस वीडियो को सुनने के बाद अच्छे से रिवाइज करके अपने प्रिपरेशन को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब।